कुछ तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को जोड़ेंगे तो एक कहानी बनने लगेगी। यह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तस्वीर है जब वो एसआईआर के खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। दूसरी तस्वीर है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, ज्ञानेश कुमार उनका नाम है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने वो पश्चिम बंगाल गए थे। एयरपोर्ट पर नेताओं की तरह हाथ हिलाते हुए नजर आए, लोगों ने ट्रोल कर दिया। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, यह है मुफक्किरुल इस्लाम। पुलिस के कहे मुताबिक मालदा में जजों को बंधक बनाने का मास्टरमाइंड है। तस्वीर ये तब की है जब मुफक्किरुल कथित तौर पर भीड़ को भड़का रहा था, और उसके पकड़े जाने की तस्वीर भी है जब आज उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। चौथी तस्वीर, भीड़ ने जुडिशियल अफसरों को बंधक बना लिया। 7 अधिकारी, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल थी, घंटों तक उफनती भीड़ के बीच फंसे रहे। गाड़ी को किस तरीके से तोड़ा गया, इसमें जुडिशियल अफसर यहाँ पर इस गाड़ी में थी और उनके मौजूदगी में इस गाड़ी को बुरी तरीके से तोड़ा। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं ये, और आखिरी तस्वीर मुफक्किरुल इस्लाम ममता बनर्जी के मंच पर दिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, Rajnigandha and Goldi Masale. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। हुआ क्या मालदा में, कैसे बंधक बन गए वो न्यायिक अधिकारी जो एसआईआर की शिकायत निपटाने आए थे, कैसे एक एक करके हिंसा की आग मालदा में फैलने लगी, पूरी टाइमलाइन देखिए। तस्वीरों की आगे की बात अब समझिए। मालदा में 1 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो एक दिन का गुस्सा नहीं था, धीमे धीमे कुछ कुछ पक रहा था। इस आग को हवा देने वाले और उसमें घी डालने वाले के बारे में हमने अभी बात ही की। जो कुछ हुआ उसकी कहानी की शुरुआत होती है वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से। चुनाव आयोग दूसरे राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में नई वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है। वोटर लिस्ट में रिवीजन के बाद जब फाइनल लिस्ट आई तो पश्चिम बंगाल में करीब 60 लाख लोगों के नामों पर संशय बन गया। इनके नाम फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं थे, इन्हीं की जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। जब चुनाव आयोग ने फरवरी में एसआईआर के बाद मतदाता सूची जारी की तो नाम मालदा में भी कटे। अभी सीधे सीधे नाम कट गए कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स यही तो जांच कर रहे हैं कि किसका नाम कटना है और किसको रखना है। इसको विचाराधीन कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मालदा में ऐसे मामलों की संख्या 8.28 लाख है, 8,28,000। पश्चिम बंगाल में जो दूसरा जिला है जो सबसे ज़्यादा नामों पर जहां संशय बना, पहले नंबर पर मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद है और दूसरे पर मालदा है। वहां मुर्शिदाबाद में 11 लाख के नाम फाइनल लिस्ट में नहीं शामिल हुए। नाम कटे तो लोग नाराज़ हुए। मालदा के कई इलाकों में, खासतौर पर कलियाचक, सुजापुर, रतुआ जैसे इलाकों में कथित तौर पर लोगों को लगा कि उनके नाम बड़ी संख्या में लिस्ट से हटा ही दिए गए हैं, और ये नाराज़गी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर 1 अप्रैल का दिन आता है जिस दिन जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाया गया। मालदा में सुबह से छिटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन दोपहर करीब 3:30 बजे कलियाचक 2 ब्लॉक ऑफिस के बाहर अचानक भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। शुरुआत में तो लगा कि विरोध प्रदर्शन ही है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बिल्डिंग के अंदर बैठे थे जुडिशियल ऑफिसर। लोग अधिकारियों से मिलने की जिद करने लगे, लेकिन जब उन्हें अंदर जाने की इजाज़त, परमिशन नहीं मिली तो माहौल बदलने लगा। भीड़ बढ़ती गई, आवाज़ें तेज़ होती गईं और देखते ही देखते ऑफिस को चारों ओर से घेर लिया गया, और यहाँ से एक विरोध प्रदर्शन एसआईआर में विवादित मामलों की जांच कर रहे अधिकारियों के घेराव में तब्दील हो गया। उस समय ऑफिस के अंदर 7 न्यायिक अधिकारी मौजूद थे, इनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी। भीड़ उग्र होती गई, अधिकारी अंदर फंस गए, बाहर से नारेबाजी हो रही थी, भीड़ बिल्डिंग के अंदर घुसना चाहती थी, स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। घंटे बीतते गए, अंधेरा हो गया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। अब तक विरोध ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से आगे बढ़ चुका था। पास के इलाकों सुजापुर, रतुआ, अमरेठी में भी प्रदर्शन होने लगे थे। इतना ही नहीं, NH-12 तक जाम कर दिया गया था, मानो प्रदर्शनकारी पूरे इलाके में कब्जा जमाने में लगे हुए थे। इस समय आप उस बिल्डिंग के अंदर बैठे अधिकारियों की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए, कितना तनावपूर्ण माहौल होगा। रात गहराती गई और तनाव भी बढ़ता गया। बाहर भीड़ कम होने के बजाय और उग्र होती जा रही थी। करीब 8 से 10 घंटे ये गतिरोध चला। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठना जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। आखिरकार देर रात प्रशासन हरकत में आया, सो करके जागा।
पुलिस और केंद्रीय बलों को बहुत देर से मौके पर भेजा गया। भारी मशक्कत के बाद भीड़ को हटाया गया और करीब आधी रात को सभी 7 अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अगली सुबह इस घटना की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। पुलिस ने करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। अब ये संख्या बढ़कर 35 हो गई है। इसमें कथित मास्टरमाइंड मुफक्करुल इस्लाम भी शामिल है, जिसे बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुफक्करुल पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये घटना राज्य के सिविल और पुलिस प्रशासन की पूरी विफलता, नाकामी को उजागर करती है। हमें ये देख करके दुख होता है कि जिस तरह से मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, कलेक्टर और एसपी ने काम किया, बहुत निंदनीय है। उन्हें इस अदालत को ये सफाई देनी होगी कि जब उन्हें ये बताया गया कि न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया गया है तो कोई इफेक्टिव एक्शन क्यों नहीं उठाया गया। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ये दायित्व था कि वो इसे तुरंत इलेक्शन कमीशन को सूचित करें और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग करें। शाम 5 बजे लोगों ने अधिकारियों का घेराव कर लिया और रात 11 बजे तक तो कलेक्टर भी वहां पहुंचे ही नहीं। मुझे रात में मौखिक रूप से बहुत सख्त आदेश देने पड़े और तभी जाकर के प्रशासन हरकत में आया। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही। हमें कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लेटर से ये जानकर भी बहुत निराशा हुई है कि राज्य के मुख्य सचिव से इसलिए संपर्क नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप वाला कोई मोबाइल नंबर दिया ही नहीं था, जिसकी वजह से उन तक कोई भी संदेश पहुंचाया नहीं जा सका। अगर ये विरोध प्रदर्शन गैर राजनीतिक था तो फिर राजनीति से जुड़े लोग क्या कर रहे थे? क्या ये उनका फर्ज नहीं था कि वे मौके पर जाकर के देखें कि वहाँ क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। ये घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने का एक दुस्साहसी प्रयास है, बल्कि ये इस न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई एक चुनौती है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कही हैं। सीजेआई सूर्यकांत बेंच को हेड कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये घटना राज्य में सिविल और पुलिस प्रशासन का कंप्लीट फेल्योर है, तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से थोड़ा नरमी बरतने की गुजारिश की। सिब्बल ने बेंच से रिक्वेस्ट किया कि ये न कहें कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, क्योंकि जो कुछ हुआ एक सीमित इलाके में हुआ। सिब्बल ने कहा कि इस टिप्पणी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, देयर विल बी रेपरकशंस, ऐसा उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मालदा की घटना की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने को कहा था। आयोग ने एनआईए से जांच करने को कहा है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। आज शाम एनआईए की जांच वीडियो ऑफिस भी पहुंची। अब मुफक्करुल इस्लाम की बात करते हैं, जिसे पुलिस इस घटना का मास्टरमाइंड बता रही है। मुफक्करुल को पुलिस ने सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो भागने की फिराक में था। पुलिस ने कहा है कि वो कालियाचक घटना का मास्टरमाइंड है। भागने के लिए एक फ्लाइट पकड़ने की कोशिश वो इस एयरपोर्ट पर कर रहा था। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि घटना के बाद हमने मुफक्करुल इस्लाम पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। पश्चिम बंगाल सीआईडी और सिलीगुड़ी पुलिस की मदद से हमने उसे और उसके साथी को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ लिया। 3 अलग अलग जगहों पर स्थानीय लोगों को भड़काने के आरोप में उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कालियाचक घटना के संबंध में 19 मामले टोटल दर्ज हुए हैं। सवाल यह है कि मुफक्करुल इस्लाम कौन है? मुफक्करुल इस्लाम पेशे से वकील है, लेकिन उससे अहम बात यह है कि 2021 विधानसभा चुनाव में मुफक्करुल ने इताहार सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। 831 वोट ही मिले थे। आज दिन भर ये खबरें चली कि मालदा में जुडिशियल अधिकारियों का घेराव करने वाला ओवैसी की पार्टी से जुड़ा है। जाहिर सी बात है कि उसने पिछला चुनाव लड़ा ही ओवैसी की पार्टी के टिकट पर था, तो राजनीति में इस तरह के कनेक्शन खोजे ही जाते हैं। इस पर एआईएमआईएम ने पल्ला झाड़ लिया। पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी ने कहा कि उनकी पार्टी इस हिंसा का समर्थन नहीं करती। मुफक्करुल ने चुनाव जरूर लड़ा था एआईएम के टिकट पर, लेकिन वो काफ़ी टाइम से पार्टी में सक्रिय नहीं है, ऐसा पार्टी ने आधिकारिक बयान दिया। यहाँ तक भी ठीक था, पर शाम होते होते बीजेपी नया कोण इसमें ले आई। बंगाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट शमिक भट्टाचार्य ने मीडिया को एक तस्वीर दिखाई जिसमें मुफक्करुल इस्लाम ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। दिखा कि जो बात गंभीर सवाल खड़े करती है वो है कि ममता बनर्जी के साथ मुफक्करुल की
कई तस्वीरों का सामने आना। इन तस्वीरों में उसे ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर करते हुए और उनके बेहद करीब खड़े हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीरों के हवाले से सवाल खड़े किए गए कि मुख्यमंत्री को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, ऐसे में ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि उसे इतनी पहुंच मुफक्किरुल को कैसे मिली और वहां उसके किस तरह के संबंध थे टीएमसी लीडरशिप से। तस्वीर आई तो टीएमसी की प्रतिक्रिया भी आई। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि अगर इतनी तस्वीरें सार्वजनिक की जा रही हैं तो उनके साथ तारीख भी बताई जानी चाहिए। कल्याण बनर्जी के साथ भी तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ तस्वीर दिखाने से पूरी सच्चाई सामने नहीं आती। ये भी बताना ज़रूरी है कि वो तस्वीर कब की है, क्योंकि आज के समय में कोई भी कहीं भी जाकर किसी के साथ तस्वीर खिंचवा सकता है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, संदर्भ। बात ममता बनर्जी की हो रही है तो ममता ने मालदा की घटना पर क्या कहा है ये भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के सागर दिघी में 2 अप्रैल को रैली में ममता बनर्जी ने कहा, उन जजों पर हमला किसने किया, मालदा में उन जजों को बंधक किसने बनाया, मुझे नहीं पता वे कौन थे, वे हमारी पार्टी के नहीं थे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं चाहती हूं कि इसकी जांच हो कि वे लोग कौन थे। और बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि कोई हो ना हो इस घटना में तृणमूल कांग्रेस जरूर शामिल थी। सुनिए सुकांत मजूमदार को। कोई हो ना हो, तृणमूल कांग्रेस तो है। तृणमूल कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, ममता बनर्जी के साथ इस मोफेक्का रूल का सारा फोटो हमने आपको दिखाया। वो दिखाता है कि किस तरीके से आदमी टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था। पुराना संबंध फिर से जगाकर, भाजपा के सिर इल्जाम डालकर ममता बनर्जी का प्लानिंग ये है कि इसमें इस तरीके से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जाए। आखिर में एक और जानकारी आपको देते हैं। अब तक शो देखते हुए आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये जुडिशियल अधिकारी SIR के काम में क्यों जुटे हुए थे। चुनाव आयोग ने जब ये घोषणा की कि बाकी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट जांच की जाएगी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। शुरुआत में आपको ममता की सुप्रीम कोर्ट में तस्वीर हमने दिखाई भी थी। केस की सुनवाई के दौरान तमाम दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। इसलिए 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि SIR से जुड़े दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करें, जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए। 24 फरवरी को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के 294 न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया गया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा और झारखंड से और जुडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त करने के लिए कहा। इसके बाद 500 से ज़्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स बंगाल भेजे गए SIR के मामलों को निपटाने के लिए। परसों भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR के 60 लाख मामलों में से 47 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा 31 मार्च तक कर दिया गया है। सारे मामले 7 अप्रैल तक निपटा दिए जाएंगे। इन्हीं SIR की आपत्तियों को निपटाने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स मालदा में थे, जिन्हें भीड़ ने जिनका घेराव किया या उन्हें बंधक बनाया गया। बड़ी खबर में इतना ही। अब बारी है सुर्खियों की। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत ईरान से 7 साल बाद कच्चा तेल खरीदते रह गया, क्योंकि ईरान से कच्चा तेल लेकर के भारत आ रहा एक टैंकर अचानक से चीन की ओर मुड़ गया। इस टैंकर का नाम है पिंग शुन। उस पर 6 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा था। शिपिंग की रियल डेटा को ट्रैक करने वाली कंपनी है केपलर। उसका कहना है कि टैंकर 4 अप्रैल को गुजरात के वाडीनार पहुंचने वाला था, लेकिन अपना रूट बदल करके वो चीन के डोंगयिंग बंदरगाह की ओर मुड़ गया है। तो टैंकर के रास्ता बदलने के पीछे क्या वजह रही? मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि समस्या पेमेंट को लेकर रही होगी। ईरानी तेल को लेकर पेमेंट की शर्तों में बदलाव किया गया है। वो अब आज नकद कल उधार वाले मॉडल पर चल रहे हैं। अब तेल बेचने वाले 30 से 60 दिनों की क्रेडिट विंडो देने के बजाय एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में
ईरान से तेल खरीदने पर पाबंदियां, सैंक्शंस लगाए थे। उसके बाद से भारत समेत दुनिया भर के कई देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन अभी सारे समीकरण बदल गए हैं। पश्चिमी एशिया में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से ईरान को छूट मिल गई है अपना तेल बेचने की। 21 मार्च से 1 महीने तक ईरानी कच्चे तेल खरीदने पर अमेरिका किसी को कुछ नहीं कहेगा। अगर ये टैंकर भारत पहुंच जाता तो 2019 के बाद से देश में ये ईरानी कच्चे तेल की पहली खरीद होती। पश्चिम एशिया संकट की बात कर रहे हैं तो भारत पर पड़ रहे उसके असर को भी देख लेते हैं। गैस की कमी और कोयले के बढ़े दाम का बुरा असर कानपुर की स्टील इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। एक ज़माने में कानपुर का दादानगर इंडस्ट्रियल इलाका अपनी रोलिंग मिलों के लिए फेमस था, लेकिन अब वहाँ करोड़ों रुपए की मशीनें अपनी क्षमता से आधी गति पर चल रही हैं। खबरें बता रही हैं कि इससे अरबों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उद्योग पर पड़े संकट से वहाँ के कामगारों का पलायन भी होने लगा है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं सिमर चावला। उन्होंने फैक्ट्री चलाने वाले नरेश पंजाबी और कामगारों से बात की है। सर वैसे तो रोज 10 सिलेंडर 20 सिलेंडर ऑक्सीजन के लग जाते हैं, मगर बिल्कुल धीरे धीरे काट रहे हैं जिससे गैस ही ज्यादा ना लगे। जैसे कम खर्चे में ज्यादा माल कट जाए तो वो ज्यादा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि गैस अब ये खत्म हो जाएगी तो ये भी नहीं मिलेगी, ये तो पहले की रखी हुई है। आप लोग तो तमाम वैसे तो इलीगल है, लेकिन आपने क्या कोशिश करी कि बाहर से कुछ गैस मिल? कुछ भी नहीं, हमने उसके एवज में प्लाज्मा मशीन आज एक से लोन पे लेके आए हैं। प्लाज्मा मशीन मैं चाहूंगा कि एक बार आप उसको दिखाने पाए कि गैस का सब्स्टिट्यूट कैसे आप ये मशीन? सब्स्टिट्यूट है उसका, मगर ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। सुबह से लगे हैं, वो लेबर चाहती है कि उसी से काटें और हम चाहते हैं इससे काटो, नहीं तो गैस खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। आप कितने आपकी फैक्ट्री में लोग काम करते थे और अभी कितने काम कर रहे हैं, और कितना टर्नओवर आपकी फैक्ट्री का पहले था और अभी कितना टर्नओवर? टर्नओवर तो अब 30% रह गया है, जो पहले था अब उसका 30% रह गया है। कितनी लेबर आपकी जो है वो जा चुकी है, कितने परसेंट? हमारी आधे से ज्यादा चली गई है, 15-20 आदमी चले गए हैं। मेन रीजन क्या था उनका जाने का यहाँ से? वो देख रहे थे काम ही नहीं है, आज नहीं कल बंद हो जाएगा। लेकिन संकट का असर सिर्फ स्टील इंडस्ट्री या कानपुर तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी पर भी असर पड़ा है। पेट्रोल डीजल की कमी के कारण नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। 40 देशों से होने वाला आयात ठप पड़ा है। इसकी वजह से ग्रे मार्बल की कमी हो गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि मार्बल मंडी में कारोबार 50% घट गया है। उद्योग से जुड़े 70,000 कामगारों की रोजी रोटी पर खतरा बढ़ गया है। असर करनाल की चावल मिल पर भी पड़ा है। यहाँ के तरावड़ी से दुनिया भर में बासमती चावल निर्यात होता है, लेकिन पश्चिम एशिया के हालात की वजह से अब नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। मिल 8 से 10% क्षमता पर ही चल रही है। करनाल में चावल उद्योग से जुड़े करीब 17,000 मजदूरों की रोजी रोटी पर अब सवाल खड़ा हो गया है। इनमें से आधे मजदूर पलायन कर चुके हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा अब और मजबूत हो गई है। नौसेना के बेड़े में देश में बने युद्धपोत INS तारागिरी को और भारत की सबमरीन अरिदमन को INS अरिदमन को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और मजबूत नौसैनिक शक्ति का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री बोले कि देश का 95% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा के लिए मजबूत नौसेना बनाना विकल्प नहीं है, ज़रूरत है। अब बात इसकी खासियत की करते हैं। करीब 6,670 टन वजनी INS तारागिरी एक आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है, यानी इसे रडार, इंफ्रारेड और सोनार से छिपने के लिए खास डिज़ाइन किया गया है, जिससे दुश्मन को ये जहाज़ आसानी से दिखाई नहीं देता। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसमें 75% से ज़्यादा सामान भारत में ही बना है। INS तारागिरी में कंबाइंड डीजल एंड गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जो उसे तेज़ रफ्तार और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता देता है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक सतह से सतह वाली मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।